अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। आज की वीडियो में हम 2017 पास्ट पेपर जो फिजिक्स पोर्शन है उसका सेकंड पोर्शन जो है वो सोल्व करेंगे। तो पहला MCQ 21, अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द अनदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन विच ग्राफ शोज द रिलेशन ऑफ फोर्स टू x। ये अक्सर में सेकेंड ईयर की पहली बुक चैप्टर में से पहला टॉपिक जो है। कूलम्स फोर्स में हम जानते हैं कि फार्मूले के मुताबिक जो रिलेशन बनता है वो F का 1/x² के साथ बनता है। तो देखिए सिंपल, चार्ली इज द ऑप्शन। ये तो सिंपल MCQ था। इस पे यहाँ पे देख ले फार्मूला है तो इसका रिलेशन जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो ये आपस में डायरेक्ट है। हाँ, अगर इस तरह होता कि F का R के साथ पूछते, सिंपल R के साथ, तो वापस क्वेश्चन की तरफ चले तो फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बन रही सही। ये एंड वाली अगर देखिए यहाँ पे x² होता तो फिर f का x के साथ बनता ये वाला, लेकिन 1/x के साथ तो यही बनेगा डायरेक्ट रिलेशन। तो चार्ली इज द ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 1 कूलम एंड Q2 हमें फाइंड करना है इज 2 न्यूटन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर्स द चार्ज Q2 इज, हमने Q2 चार्ज बताना है। तो दोस्तों देख ले, अगर आप खुद सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करें और इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। तो उम्मीद है कि आपने इसे सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर है चार्ली। कैसे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो एक्सप्लेनेशन में हम देख भी सकते हैं यहाँ पे Q1 कूलम था, Q2 जो है वो फाइंड करना है, फोर्स है, ये फार्मूला है, इसको रीअरेंज करके ये वाला फार्मूला बन गया। अब जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास 2 × 10⁻⁹ कूलम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पोजीशन वेक्टर दिस मीटर caused by the point charge this place at the region। हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। असल में ये क्वेश्चन जो है ना 2017 के मुश्किल तरीन क्वेश्चन में से एक था। मुश्किल इस तरह कह सकते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था, है मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइम जब ज्यादा लगता है तो फिर मसला होता था। तो यहाँ पे आप इसे खुद सोल्व करें, वीडियो पॉज कर लें। आंसर इज अल्फा। कैसे, कैलकुलेशन की तरफ चलें तो कैलकुलेशन ये है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले हमने हमारे पास है E = KQ/R²। अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो देखें R कैप आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास Q दिया हुआ है, K की वैल्यू हमें पता है, और R वेक्टर दिया हुआ है। पहले बता रहा हूँ R वेक्टर है। तो हमें मेरे दोस्तों यहाँ पे बताएं R वेक्टर जो है हम जानते हैं कि वेक्टर मैग्नीट्यूड होती है डायरेक्शन। तो ये फार्मूला, इसमें से डायरेक्शन निकालनी यानी R कैप निकालनी हो, जो कि हमारे पास नहीं है ऊपर फार्मूले में। तो देखें R वेक्टर ओवर R, जब ये चीज लिख लेंगे फार्मूला। अब मैग्नीट्यूड यानी R कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड हम इस तरह लेते हैं कि इसका स्क्वायर दोनों को स्क्वायर लेके इनको ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा हमारे पास। बाकी नीचे मैंने जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर लिया है। दोस्तों ये जो फार्मूला बनता है ना, ये जो R कैप है वो उसकी जगह मैंने ये फार्मूला लगाया। तो उम्मीद है कि बाकी आप मजीद कैलकुलेशन खुद ही कर लेंगे। तो ये बस लेंथी इस सेंस में था कि फार्मूले वगैरह को थोड़ी डेरिवेशन थी। नेक्स्ट है 2 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिलीसेकंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज। हमने कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, अल्फा इज द ऑप्शन। कैसे, एक्सप्लेनेशन की तरफ फिर चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताए हुए थे, टाइम इज 1 मिलीसेकंड, तो मिली की जगह 10⁻³ सेकंड हो गया। करंट फाइंड करना है। देखिए उसने कहा हुआ है I = Q/T करंट का फार्मूला है, लेकिन उसने चार्ज नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों चार्ज जो है वो हमने बताना है कि टोटल चार्ज जो है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने उनका चार्ज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज नंबर। तो हमारे पास Q आ जाएगा, Q = N। तो फार्मूले पुट करके जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, N की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1.6 × 10⁻⁹ यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई किया और टाइम से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट MCQ है अ कार्बन रेजिस्टेंस टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट एंड 2 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 75% देन द करंट विल बी। करंट क्या होगा, ये सिंपल MCQ है। असल में ये रिलेशन बेस है और ये इसका आंसर है बीटा। कैसे, अगेन एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि V1 जो है वो हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट, VI जो है वो भी दिया हुआ, V2 भी दिया हुआ है। रिलेशन था V = IR। अब रेजिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखें तो V = I, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट हुआ तो ये वाला फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूले में जस्ट पुट द वैल्यूज, मैंने I2 की जगह X लिख दिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास जो है वो 3 एम्पेयर
आंसर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू था इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है। ये डायग्राम कुछ बोर्ड में एग्जैक्ट इसी तरह की डायग्राम थी, हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है। इसका तो वैसे फार्मूला भी है, वो टोटल जो एन के साथ होता है ना, एन माइनस एन वाला, उस फार्मूले के से भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जहां आप डायग्राम में खास बात देखें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए सेंटर में तो कुछ नहीं आना, आप इस तरह देखें, ये वाला हिस्सा सीरीज में है, ये वाला हिस्सा सीरीज में है, सीरीज में 20-20 और फिर ऊपर वाले 20 नीचे वाले 20 पैरेलल हो जाएंगे, तो लंबी चौड़ी बैच है, इन दोनों को पैरेलल के साथ करेंगे फिर भी 10 आंसर आएगा। लेकिन मेरे पास एक शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है कि अगर ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सभी जगह सेम वैल्यू है, तो आंख बंद करके जो वैल्यू है वही लगा दी। यहाँ पे 10 है, मैंने 10 लगा दिया। अगर 5 होता है 5 होता, अगर 100 होता था 100 होता, जितनी थी उतनी लगा देनी थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये कुछ इस तरह की डायग्राम है, इसमें बताना है। असल में ये क्वेश्चन मुझे नहीं अच्छा लगा, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल की अगर जिक्र करें तो करंट थंब को हम अपवर्ड रखेंगे, जैसे कि डायग्राम में शो हुआ है। तो आप अपने राइट हैंड के थंब को मेरे साथ ऊपर रखें जी। जब ऊपर रख लिया तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। तो फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो देखिए ऊपर से देखेंगे तो आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, लेकिन जब नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मूव करेंगी। यही तो मसला है। लेकिन उसने क्लियर नहीं किया हुआ क्वेश्चन में कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जनरली हम ऊपर से ही देखते हैं, तो इस वजह से बीटा को प्रेफर किया है। वैसे अगर वो बताएगा नीचे से देखना है तो फिर क्लॉकवाइज, ऊपर से देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ साथ एक बड़ी मजे वाली ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अक्सर कंफ्यूजन होती है कि जहाँ पे साउथ एंड बनता है वहां पे क्लॉकवाइज करंट कैसे है, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वहां पे नॉर्थ साउथ कैसे बनता है। देखिए सिंपलेस्ट ट्रिक, उम्मीद है कि ये ट्रिक आपके चेहरों पे खुशी का बायस बनेगी। देखिए एन को मैंने कुछ इस तरह एरो लगा के शो किया हुआ है, इसी तरह एस भी है, कोई डांसिंग एस बनाया हुआ है। तो देखिए जब एस की एरो क्या शो कर रहे हैं, इस तरफ चक्कर हो रहा है, ये इस तरह, जिस तरह मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ ये इस तरह मूव कर रहा है। दोस्तों यही चीज आप याद में रखिए, जहां पे साउथ फेस बनेगा इट्स मीन द करंट विल बी क्लॉकवाइज, एंड वेयर द नॉर्थ फॉर्म इज, जहां पे नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल, वहां पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सोलिनॉइड ऑफ एरिया ए हैविंग एंड टर्न्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं जैसे कि पहले बताया 2017 में ना इतने खास कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इज अल्फा, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होती है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, फिर कह रहा है एरिया राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल है, जब हम दो चीजें, एक प्लेन का एरिया है और दूसरा एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट जो कि वेक्टर है। अब ये पता नहीं किस एरिया की बात कर रहा है। हाँ अगर तो प्लेन की, अगर एरिया की बात करता है एरिया एलिमेंट की जो कि वेक्टर है, तो दोस्तों ये तो एंगल बनना था 90 और कोस 90 जो है वो 0 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई 0 ऑप्शन है ही नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्लेन का जिक्र कर रहा है। जो प्लेन का जिक्र कर रहा है तो दो बातें होती है ना, तो प्लेन जब पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल 0 होता है, तो कोस 0 मैक्सिमम, इस वजह से अल्फा ऑप्शन रखी। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की थी बी ए कोस थीटा, कोस 90 नहीं लिखा, कोस 0 लिखा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो एरिया एलिमेंट नहीं बल्कि प्लेन का एरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है चार्ज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एट द एंगल ऑफ 60, if the force exerted of the charge 2.78 10 raised to power minus 17 न्यूटन, then the value of charge is, हमने चार्ज बताना है नहीं बल्कि चार्ली इज द ऑप्शन। यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ चले तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें, हमें v इक्वल टू 10 है, b की वैल्यू दी हुई है, और ये फार्मूला f इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, f ओवर v बी साइन थीटा क्यू फाइंड करना है। जब रीअरेंज किया तो उसके बाद ये देखिए ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो अब जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, मैं यहाँ तक भी छोड़ सकता था, लेकिन आगे करने का मकसद आपको यानी कि आसानी प्रोवाइड करना है। तो देखिए मैंने किया क्या है, देखिए ऊपर मैंने एमडी कैड में जो है ना ट्रिक्स हैं सारी, ऊपर 2.78 की बजाय मैंने 3 लिख लिया आसानी के लिए। फिर ये जो नीचे ये 2 बटे में बटा था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 ऊपर आ गया। अब 10⁻⁻17 ऑलरेडी था, नीचे देखें 2 10s है, यानी 100 जो है इसको मैंने ऊपर ले गया तो -2 हो गया, तो ये -2 ऊपर से आया, जो नीचे वाले 100 ऊपर गए।
तो 1.7 मैंने कैसे लिखा हम जानते हैं, √3। अगर आपने मेरी कल 5 मेथड कैलकुलेशन वाली वीडियो देखी हुई है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो 1.7 के इक्वल होते हैं। तो देखें ये 2 मैंने बताया हुआ सारी वैल्यूज कैसे याद रखनी है। तो 1.7 इज इक्वल टू 2, इसको 2 लिख लिया। तो देखिए काटेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ वापस चलें, 10⁻⁻19 सेम था, बस इसका फर्क था। तो 3 आया हमारा, तो 3 किसके करीब है, चार्ली ऑप्शन के करीब ही। तो इस वजह से हमने राउंड ऑफ करके जो है एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन करीब करीब आंसर ठीक निकाल लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर when the magnetic lines of force containing magnetic field strength of 1 Tesla passing through the unit of 10 meter square, then the angle between the magnetic field and the unit area is। हमने एंगल बताना कितना होगा। तो एंगल सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा ऑप्शन आएगी कैसे। यहाँ पे देखें अगर कैलकुलेशन की बात करें तो कुछ इस तरह का, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स है 10 वेबर, बी 1 है और एरिया इतना है मीटर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अब हमने यहाँ से कोस थीटा यानी थीटा फाइंड करना है, तो ये इस तरफ आगे वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास आ गया 1। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो कोस इनवर्स 1। अब हमारे पास तो कैलकुलेटर है ही नहीं, हम कैसे फाइंड करें। कोस इनवर्स 1 जो है वो 0 डिग्री के आएगा। लेकिन दोस्तों आपको आसान ट्रिक बताता हूँ, इसी चीज को यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एरो लगा के भी शो किया हुआ है। आपने देखना है कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कोस थीटा की जगह में क्या वैल्यू लगाएं कि 1 ना। तो हम जानते हैं कि कोस जो है वो 0 लगाए तो 1 आएगा। तो मैंने कोस 0 ये वाला लिखा हुआ है, कोस 0 लगाया 1 आ गया। इस तरह कर सकते हैं आप आसानी के लिए। आंसर हमें चाहिए था 0, लेकिन ऑप्शंस में 0 नहीं था। तो मैंने क्या किया, यहाँ डायग्राम की मदद से समझाया 0 ये 90। और हम जानते हैं कि जिस जगह पे 0 होता है उसी जगह पे 360 भी होता है, क्योंकि वो कोस 360 भी 1 नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने ऑप्शन जो है वो अल्फा सिलेक्ट की, क्योंकि 0 है ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लूप ऑफ 5 टर्न्स ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, देन द एरिया ऑफ लूप श्रिंक्स एट द कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, देन द ईएमएफ इंड्यूस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक बस ये है, ये चीज जो दी हुई ना, श्रिंक एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर, ये यूनिट बता रहे हैं कि इसने एरिया ओवर टाइम दिया हुआ है, इकट्ठी वैल्यू दे दी है एरिया ओवर टाइम की 10। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए 25 वोल्ट कैसे आंसर आया। ईएमएफ की अगर कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें 5 टर्न्स थे, हमने वैल्यू ये ए ओवर टी दिया हुआ ये बता रहा था। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, ये फैराडेज लॉ मैंने से लगाया है, तो एन ये यहाँ पे हम फाइव की जगह लगा देंगे बी डॉट ए, तो ए ओवर टी की जगह उसकी वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। कोई लंबी चौड़ी बहस ही नहीं थी। नेक्स्ट है द फेज एट द नेगेटिव पीक ऑफ एसी इज, नेगेटिव पी पे क्या होता है। तो ये तो सिंपल है, बुक की एक लाइन है, हम जानते हैं चार्ली, लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त को मुश्किल होती है तो वो ये चीज देखे, इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लें, ये उसके लिए फायदेमंद है। देखिए पहले तो सिंपल बुक में लिखा है कि ये 0 है, ये 90 है जिसे π/2 कहते हैं, ये 80 है जिसे पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 और इसी तरह 360 को 2π। मैं कहता हूं अगर इसी तरह मैं इसे दोबारा ड्रॉ किया, इसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा। ये बात तो क्लियर है ना कि एक अगर मैं सर्कल, ये चीज अगर इतनी कंसीडर करूं, ये वाला इतना हिस्सा, तो ये सर्कल बनेगा। गुड। ये वाला हिस्सा कंसीडर करूं, ये आधा सर्कल बनेगा। तो हम जानते हैं कि आधा सर्कल जो है वो पाई होता है। अब पाई जो होता है ना, अब ये पाई, इसको मैं फिर हाफ कर दूं, जब इसको हाफ करूं तो क्या π/2 नहीं हो जाएगा, पाई का भी आधा हो जाएगा। तो इसी चीज को ज़हन में रखें, ये पाई का आधा, ये वाला हिस्सा व्हाइट जो है वो ये भी पाई का आधा, ये वाला हिस्सा पाई का आधा, ये वाला हिस्सा पाई का आधा। जस्ट अब देखो पाई का आधा है, कितने पाई के आधे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/2 जिसे 270 आता है। तो ये मैंने सारी कैलकुलेशन लिखी है, ये चीज ज़हन में रखें, उम्मीद है ये इससे बहुत फायदा पहुंचाएंगी। नेक्स्ट है, इफ 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू द लोड ऑफ 25 किलोग्राम स्ट्रेस ऑन द बार इज। अच्छा ये इस क्वेश्चन पे भी मुझे एतराज है, यानी कोई अटेंशन से क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ 2017 के। यहाँ पे देखिए उसने डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर बताया हुआ, हम जानते हैं कि स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। फिर उसके बाद मिस्टेक देखें, यहाँ पे उसने कहा सब्जेक्टिव टू द लोड, लोड का जिक्र करके आगे बता रहा है 25 किलोग्राम, यूनिट क्या लगा रहा है, किलोग्राम। भाई लोड कहते हैं हम किसे, फोर्स यानी कि वेट को कहते हैं, और वेट का जो यूनिट है वो फोर्स है, न्यूटन होता है, लेकिन मैथ्स में वो दे रहा है, ये बच्चे को डोज करने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे देखें, फिर इससे भी बड़ा मसला क्या है, चार्ली ऑप्शन। मैं इस चीज से एतराज करता हूँ, मुझे नहीं मजा आया इस क्वेश्चन हल करते वक्त। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स चलो मैंने mg मान लिया, चलो जी लोड मान लिया उसने
केजी में दिया हुआ था। असल फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की जगह हमने mg लिख लिया, एरिया, लेकिन क्वेश्चन में उसने सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर के लिए हमें तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर लगाना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर लगा के मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा, लेकिन आंसर नहीं सही आता। आंसर तभी सही आता है जब हमने डायमीटर जो दिया हुआ है उसको एरिया की जगह पुट करें। देखिए ये क्या अजीब बात है। अब एरिया की जगह डायमीटर पुट करें तो देखिए आपको वही एग्जैक्ट आंसर आएगा। बस आप ये चीज देख लें, 2017 में आप जानते भी हैं दोबारा हुआ था, शायद यही मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से दोबारा हुआ था। नेक्स्ट है अ मून रोटेट्स। हाँ ये क्वेश्चन भी देखिए एक बार, मजा आएगा आपको। अ मून रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। In future, scientists may wish to put a satellite into the orbit around the moon such that satellite remain in the stationary above one point on the moon's surface. The time period of the rotation of the about the axis of rotation is 27.3 days. What will be the radius of the required orbit और mass of the moon दिया हुआ है। ये आप करें या जरा, मेरा चैलेंज है। अगर आपने कर लिया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर आप समझेंगे आपकी एमकेट की तैयारी हो चुकी है। देखिए बगैर कैलकुलेटर से करना, मसला ये है। हाँ यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी तो एक सिंपल बात है कि स्टूडेंट को फार्मूला याद हो भी जाए, इतना टाइम ही नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन करने को। पहले आप कैलकुलेशन चले फिर आपको पता चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म ये है कि 27.3 डेज में दे दिया टाइम। अब डेज को पहले स्टूडेंट कन्वर्ट करें जी, पहले टाइम में कन्वर्ट करें, उसके बाद आवर्स में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड में। चार्ली ऑप्शन आएगा कैसे। कैलकुलेशन जरा एक नज़र देखें। कैलकुलेशन ये है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। इसी क्वेश्चन ने मुझे इस वीडियो को लेट बनाया। मैं सोच रहा था इसकी कोई ट्रिक शॉर्ट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं कोई मिली। अगर आप किसी दोस्त को पता है तो वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, बड़ी खुशी होगी। अच्छा टाइम दिया हुआ था 27.4 डेज। मैंने इसको क्या किया, 27 को 24 यानी डेज को आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर मिनट्स में और फिर सेकंड में। मल्टी ये सेकंड्स आ गए। अब मैंने आसानी के लिए क्या किया, आसानी के लिए इसको राउंड ऑफ करके 2 × 4 × 10⁻⁶ लिख लिया आसानी के लिए। मैं सोच रहा था कि शायद मुझसे जुबानी हो जाएगा, लेकिन मेरी गलत खाम ख्याली थी। फिर उसके बाद ये फार्मूला है, मैंने वैल्यूज पुट की। अब वैल्यूज पुट करके मैंने किया क्या, ये ऊपर वाली जो इसकी फ्रंट वैल्यूज है ना कांस्टेंट, इनको सबको सेपरेट किया। और आप बल्कि तफसील देख ही ले क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस जस्ट कैलकुलेटर यूज करते हुए मैंने सोल्व किया है। तो आप इसके बाद मैं इस क्वेश्चन के बारे में ऐसी राय देना चाहूंगा, मैंने अपने टीचर से भी डिस्कस किया। तो टीचर का कहना था ऐसे क्वेश्चन एक आध फिजिक्स में जरूर आता है जो तंग करने वाला होता है, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना, इग्नोर करना बेहतर है। देखिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करना, आप अपनी साइकिल चलती रहनी चाहिए। जहां पे आपकी गाड़ी रुकी समझो कि मसला खराब, आपने पेपर हल करना है, जो मुश्किल है जो नहीं समझ आ रही उस पर डॉट लगाएं, आगे चलें। साइकिल पे चलता है। तो इतने लंबे क्वेश्चन पे आप देखिए इसको 1 यानी 1 नंबर का एमसीक्यू था ना 2019 में, तो 1 नंबर हासिल करने के चक्करों में आगे आप 5 एमसीक्यूज ना करें तो 5 नंबर जाया हो गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को फिलहाल स्किप करें और आगे चलें, टाइम बचे तो करें क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। देखें ना कितनी लंबी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज अटैच्ड विद द मास ऑफ 5 kg वर्टिकली, टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ द वायर इज। ये बताना है हमने टेंसाइल स्ट्रेन कितनी होगी, आंसर इज डेल्टा। यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के एमडीकैट में आते हैं ज्यादातर। सिंपल फार्मूला के स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, फार्मूला वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इन द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द एसी इनपुट। एसी इनपुट में हमने बताना है पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा। असल में ये जो डायग्राम मैंने खुद से लगाई, हमने जो डायग्राम दी होगी हमने उसके मुताबिक डिसाइड करना है कि कौन सा जो है वो आंसर होगा। तो देखिए जब पॉजिटिव हाई साइकिल की जिक्र करें तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आए तो देखें ये साइड P है और ये साइड N है, तो हम जानते हैं P से N जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है और N से P जो है रिवर्स बाइस है। तो यहाँ से करंट इस तरफ आ गया यानी D1 से गुजर जाएगा। अब इधर फिर रिवर्स बाइस इधर नहीं जाएगा, इधर से आगे इधर नीचे आया, नीचे जाके इधर वापस D2 में। तो D1 और D2 बीटा इज द ऑप्शन इस डायग्राम के मुताबिक। नेक्स्ट है इज अ सिग्नल is applied to the input non-inverting amplifier through the resistance of 100 kilo ohm and the value of feedback resistance। अब इसमें फिर मसला आ गया, बुक में बताया ही नहीं है फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है। तो याद रखें दोस्तों जो R2 है ना उसे फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब उसे पुट करें और वैल्यूज निकालें तो इसके मुताबिक जो आंसर आएगा वो 1.1 होगा। कैसे, यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ देखें, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया है, ये जो R2 है इसे फीडबैक रेजिस्टेंस कह रहा है। तो बस ये जब पता चल जाए तो बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग द मोमेंटम। बताना है कि मोमेंटम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जिसका मोमेंटम ये है। तो इसका सिंपल आंसर अगर देखें तो अल्फा इज द ऑप्शन। कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन की तरफ अगर चलें तो सोल्यूशन में
फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और मोमेंटम दी है, तो फार्मूला है F इज इक्वल टू पी सी ओवर एच। ये कैसे आया F इज इक्वल, देखें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एच एफ भी होता है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे मैंने सी को अलग करके लिख लिया। अब एम सी की जगह मोमेंटम लिख सकता हूँ क्योंकि एम वी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो एम इंटू स्पीड पी आ गया, तो एच एफ इज इक्वल टू पी सी, तो एफ इज इक्वल टू पी सी ओवर एच। तो इस फार्मूले को मैंने जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय द लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ फ्रॉम द मेटल इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ आई ऑफ लाइट विच द ग्रास, यानी हमने बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बताना है और साथ आई यानी इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है आपस में, ये बताना है हमने। दोस्तों यहाँ पे देखें अल्फा इज द ऑप्शन, कोई रिलेशन नहीं है। क्या, क्यों रिलेशन नहीं है? पहली बात सिंपल याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये ऊपर जो लंबी छोड़ी बहस है ये आप पढ़ लीजिएगा तफसील से, ये बात जो है काम की है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी बट द इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है समझ आई। नहीं तो एग्जांपल देखें, देखिए आपने अगर एक कोई चीज खरीदनी है, वो दुकानदार जिद्दी है, वो कहता है कि मैंने सिर्फ 10 का नोट ही लेना, आपके पास 5-5 के 15 नोट हैं, इसका मतलब आपके पास तो 10 रुपए से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन नोट कौन से हैं? 5 वाले। वो कहते हैं नहीं मैंने लेना ही 10 वाला, 10 वाला दोगे तो चीज दूंगा। तो आपके पास अगर 5 वाले नोट जो हैं वो 50 भी हो जाए तो मेरा ख्याल वो चीज नहीं खरीद सकते क्योंकि दुकानदार जिद्दी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी यही बात है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम तब निकलेंगे जब हमें हमारी मर्जी की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी कम है और इंटेंसिटी जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन तब ही निकलेंगे जब फ्रीक्वेंसी जो है वो उनकी मुताबिक हो जाएगी, यानी चीज तब भी खरीद सकते हैं जब 10 का नोट होगा। तो उम्मीद है ये जो रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ द वेव वेयर द वेवलेंथ 1.32 × 10⁻⁹। ये उसी फार्मूले से हमने बताना है कि मोमेंटम क्या होगा, तो आंसर इज अल्फा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, क्वेश्चन में जाने से पहले आप देखिए ट्रिक क्या है। सभी में 5 है, यानी 5 फ्रंट वाली वैल्यू ठीक है, अब सिर्फ पावर्स की वैल्यू चेंज है, 10⁻⁻24 -26। तो देखिए इनमें वाज़ा डिफरेंस भी है, अल्फा और बीटा में क्लोज है लेकिन बाकी जो है वाज़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में चलें, एमडीकैट में ट्रिक कौन सी आपने यूज करनी है। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 1.32 ये है और पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ये भी उसी से डिराइव होगा जो पीछे ड्राइव किया ना, उसी से ये फार्मूला ड्राइव हो सकता है। तो जस्ट मैंने ऊपर एच की वैल्यू पुट की और नीचे ये, तो देखिए मैंने सिर्फ जब हल किया ना इसे पावर वाली वैल्यूज को, क्योंकि बाकी तो सेम थी, ऊपर देखें ऊपर भी 2 पॉइंट्स के बाद डिजिट्स यानी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट में तो डिफरेंस नहीं आने वाला, पावर में तो चेंज नहीं आने वाला। तो सिंपल जब मैंने सोल्व किया तो 10⁻⁻24 आया, तो इस वजह से मैंने आंखें बंद करके अल्फा लगा दिया। क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यू सारी सेम थी, सिर्फ पावर का डिफरेंस था, तो पावर हल कर लिया। ये ट्रिक होते हैं छोटे छोटे एमडीकैट में जो यूज होते हैं। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है तो ये सिंपल है, हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो उसकी एनर्जी है उस, अब देखिए जितनी एनर्जी है उसको निकालने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिएगी, तो बीटा इज द ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप इसे तफसील से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यानी कि इस एमडीकैट के सिलेबस में नहीं था, यानी एमडीकैट के पास पेपर में नहीं था, लेकिन एमडीकैट के सिलेबस में है। अगर कोई दोस्त सोल्व करना चाहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये वाला हिस्सा स्किप कर सकते हैं। देखें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी हमने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना। दोस्तों पहली बात याद रखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये डिफरेंस है। अगर बात करें एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड से जब वो जंप करके जाते हैं पहले में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब कि वो N2 में जा रहे हैं, दूसरे शेल में जा रहे हैं। बात समझिए, पहले तो वो पहले ग्राउंड में थे, जो दूसरे में जाएंगे तो वो क्या होंगे, दूसरे यानी कि N2 में जाएंगे। तो आप इसकी कैलकुलेशन को पहले देख लें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, वी नो दैट E इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने पढ़ा -13 और 6 n², तो ये असल में डिफरेंस है, यानी N1 और N2 के दरमियान जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही उसका आयनाइजेशन जितनी उसकी एनर्जी होगी। तो E2 पहले कैलकुलेट कर लें। E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया ना N2 होगा, तो पता चल गया N2 कैसे है, तो इसको पुट करेंगे तो 3.4 आंसर आया। डेल्टा E की वैल्यू कैसे निकलेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए, ये ऊपर वाला,
तो फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आई। ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो यही, लेकिन उसने पूछा हुआ है जाउल्स में, तो जस्ट हमने 1 × 6 × -90 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 1.69 × 10⁻18, तो अल्फा जो है इज द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंप्लीट द इक्वेशन। ये कुछ इस क्वेश्चन इस तरह की हमने बताना है, ये कंप्लीट किस तरह होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, ये बहुत सिंपल है। ये जो वाई शी शो की हुई ना, ये गैमा रेज है। तो हम जानते हैं कि जब गैमा रेज निकलती हैं तो ना इस एटॉमिक मास में डिफरेंस आता है, ना एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आता है, तो चार्ली इज द ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल, वैसे का वैसा रहेगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ द यूरेनियम इज 400 ग्राम, द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर द 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ के बाद हुआ है कितनी रह जाती है अमाउंट ऑफ यूरेनियम। सिंपल एमसीक्यूज, यहाँ पे बीटा इज ऑप्शन। यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ चलें, सोल्यूशन है कुछ इस तरह का। देखिए शुरू में 3 हाफ लाइफ उसने बताई है, तो हर हाफ लाइफ में क्या होती थी, क्वांटिटी आधी। 400 से जब 200 हुई 1 हाफ लाइफ, 200 से 100 हुई 2 हाफ लाइफ, 100 से 50 होगी 3 हाफ लाइफ। तो देखिए इस तरह आप एक एरोस की फॉर्म में एक रिंग बना के या कह ले फ्लो बना के आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये लास्ट एमसीक्यूज है। द मास ऑफ द रेडियम एटम डिक्रीजेस 8.3 × 10⁻30 किलोग्राम। मास डिफेक्ट हमने बताना है। मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज द ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन कैसे है, कैलकुलेशन की तरफ चलें। देखिए मास डिफेक्ट फाइंड करना है, इज इक्वल टू mc²। आप देख रहे हैं ना कितने हैवी क्वेश्चन है। तो 2017 का अच्छा खासा पेपर था फिजिक्स पोर्शन। बायो तो बहुत इजी थी, लेकिन फिजिक्स से हैवी क्वेश्चन था। तो इज इक्वल टू mc²। m की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर लेंगे। तो बस ये मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व की हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका फायदा होगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म हुई। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आप उम्मीद है कि इस छोटी सी एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।